लोकसभा पहला सत्र। स्पीकर का चुनाव, सदन में दिखेगा तनाव। नरेंद्र मोदी का जो कॉन्सेप्ट था उसको ऑपोजिशन ने डिमोलिश कर दिया, खत्म कर दिया। मतलब जो बिग नरेंद्र मोदी जी की जो इमेज थी उसको फाड़ दिया। बहुत मजबूत ऑपोजिशन है, तो काफी मतलब इंटरेस्टिंग समय है। विपक्ष की अगुवाई, मुद्दों पर लड़ाई। 18वीं लोकसभा में ऑपोजिशन बहुत मजबूती से उभरा है। 234 सीटें हैं और ये जाहिर है, स्पष्ट हो रहा है कि वो सरकार को आड़े हाथ लेगा ही लेगा। हंगामा तो सदन में बहुत सालों से होता रहा है, पर इस बार हंगामे की संभावनाएं और भी बढ़ गई हैं। नए सदस्यों की शपथ, सदन का अग्निपथ। देखिए, परंपरा क्या है, ट्रेडिशन, कन्वेंशन क्या कहता है कि सबसे वरिष्ठ सांसद को स्पीकर प्रोटेम नियुक्त किया जाता है। तो ये अच्छा संकेत नहीं देता। ये टकराव, पंगा ले रहे हैं पहले दिन से। जून को प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण के साथ ही 18वीं लोकसभा का कामकाज तो शुरू हो गया, लेकिन अब 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत का वक्त है। प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब नए सांसदों को शपथ दिलाएंगे और अगले 10 दिनों के अंदर 8 अहम बैठकें भी होंगी। दस साल के बाद में सदन में एक मजबूत विपक्ष दिखाई देगा, तो वहीं बहुत सारे नए चेहरे भी सदन के अंदर अपनी बात मजबूती के साथ में रखते हुए दिखाई देंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के चुनाव में दमखम आजमाइश की संभावना बन सकती है, तो वहीं सत्र के दौरान कई मुद्दों को लेकर गर्मागर्मी की आशंका भी प्रबल दिखाई दे रही है। साफ है कि 18वीं लोकसभा का पहला सत्र काफी दिलचस्प रहने वाला है। देश में 8वीं लोकसभा के पहले संसद सत्र की शुरुआत कल से होने वाली है। पहले 2 दिन जहां नए लोकसभा सदस्य शपथ लेते नजर आएंगे, तो उसके बाद कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की भी संभावना है। इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तैयार नजर आ रहे हैं। इस बार संख्या बल भी ज्यादा है, ऐसे में मुकाबला दिलचस्प होता नजर आएगा। तो 18वीं लोकसभा का स्वरूप पिछले 2 बार से काफी ज्यादा अलग आप इस बार देख पाएंगे। अब देखिए, इस बार विपक्ष भी मजबूत है और कई नए चेहरे समय आप सदन में इस वक्त देखेंगे जो अंदर अब इस समय नजर आने वाले हैं, जो कि समाज के मुद्दे और अपनी राजनीतिक विचारधारा के साथ बोलते हुए दिखाई देंगे। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू होने जा रहा है और सबसे पहला मुकाबला स्पीकर के चुनाव को लेकर होता दिखाई देगा। नीट समेत कई मुद्दे ऐसे हैं जिन्हें लेकर सदन में घमासान तय है। आज व्यक्ति विशेष में 18वीं लोकसभा का पहला सत्र क्या कुछ खास होगा, विस्तार से जानिए। नरेंद्र मोदी का जो कॉन्सेप्ट था उसको ऑपोजिशन ने डिमोलिश कर दिया, खत्म कर दिया। मोदी सरकार तीसरी बार दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की अगुवाई कर रही है। हालांकि 18वीं लोकसभा का स्वरूप पिछले 2 बार से काफी कुछ अलग और बदला है। इस बार विपक्ष भी मजबूत है और कई नए चेहरे सदन के अंदर अपने समाज के मुद्दे और अपनी राजनीतिक विचारधारा के साथ में बोलते हुए दिखाई देंगे। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू होने जा रहा है और सबसे पहला मुकाबला स्पीकर के चुनाव को लेकर होता हुआ दिखाई दे सकता है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में क्या क्या होने वाला है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से 3 जुलाई तक 10 दिन में 8 बैठकें होंगी। 24-25 जून को नए सांसदों की शपथ होगी। 26 जून लोकसभा स्पीकर का चुनाव। 27 जून राष्ट्रपति का अभिभाषण। 28 जून पीएम मोदी मंत्रिमंडल का परिचय देंगे। 1 से 3 जुलाई राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा।
सत्र में पहले प्रोटेम स्पीकर नए लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाएंगे और उसके बाद 10 दिनों के अंदर 8 अहम बैठकें होने वाली हैं। बीते 10 सालों में पहली बार विपक्ष सदन में इतना मजबूत है, तो निश्चित तौर पर मुकाबला दिलचस्प नजर आ रहा है। कई नए लोकसभा सदस्य चुनाव जीत कर आए हैं और मजबूती से सदन में अपनी बात रखते नजर आएंगे, तो वहीं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के चुनाव में भी दमखम की पूरी संभावना है, क्योंकि संकेतों से साफ है कि कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की टकरार भी देखने को मिलेगी। सत्र के दौरान संसद के अंदर जो सबसे पहला मुकाबला संभव है वो स्पीकर के चुनाव को लेकर हो सकता है। हालांकि सरकार का पक्ष मजबूत है, लेकिन विपक्ष अड़चने पैदा कर सकता है। 17 और 18 जून को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर मंत्रियों की बैठक हुई। इसमें लोकसभा स्पीकर को लेकर भी चर्चा हुई। बीजेपी चाहती है कि स्पीकर उनकी पार्टी का हो। बीजेपी ओम बिरला को दूसरी बार स्पीकर बना सकती है। राजस्थान के कोटा से सांसद बिरला पिछली बार भी लोकसभा अध्यक्ष थे। बीजेपी के सहयोगी दल जेडीयू और टीडीपी के बीच में स्पीकर पद को लेकर मांग उठी थी। बाद में जेडीयू ने घोषणा कर दी कि वो बीजेपी के किसी भी फैसले का समर्थन करेगी। टीडीपी ने एनडीए उम्मीदवार की वकालत की है, यानी अभी खुलकर कुछ भी कहने से परहेज किया है। नरेंद्र मोदी का जो कॉन्सेप्ट था उसको ऑपोजिशन ने डिमोलिश कर दिया, खत्म कर दिया। मतलब जो बिग नरेंद्र मोदी जी की जो इमेज थी उसको फाड़ दिया। बहुत मजबूत ऑपोजिशन है, तो काफी मतलब इंटरेस्टिंग समय है। इंडिया ब्लॉक इस बार डिप्टी स्पीकर के पद की मांग रख सकता है। संभव है कि अगर विपक्ष को डिप्टी स्पीकर पद नहीं मिलता तो विपक्षी खेमा स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार उतारेगा। डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को देने की परंपरा रही है। 16वीं लोकसभा में एनडीए में शामिल रहे अन्नाद्रमुक के थम्बी दुरई को ये पद दिया गया था, जबकि 17वीं लोकसभा में पद खाली रहा। बीजेपी स्पीकर पद पर सहमति के लिए विपक्ष को अपने कैंडिडेट का नाम प्रस्तावित करेगी। अगर विपक्ष सहमत नहीं हुआ तो अपना उम्मीदवार उतारेगा। ऐसी स्थिति में स्पीकर के लिए चुनाव करना पड़ेगा। देखिए, परंपरा क्या है, ट्रेडिशन कन्वेंशन क्या कहता है कि सबसे वरिष्ठ सांसद को स्पीकर प्रोटेम नियुक्त किया जाता है, तो ये अच्छा संकेत नहीं देता। ये टकराव पंगा ले रहे हैं पहले दिन से। 10 साल बाद कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी मिलने जा रही है। इस बार 18वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी होगा और पिछले 10 साल से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली है, क्योंकि 2014 के बाद से किसी भी विपक्षी दल के 54 सांसद नहीं जीते और मावलंकर नियम के तहत में नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए लोकसभा की कुल संख्या 543 का 10% यानी कि 54 सांसद होना जरूरी है। 16वीं लोकसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे 44 सांसदों वाले कांग्रेस संसदीय दल के नेता थे, लेकिन उन्हें नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं था। 17वीं लोकसभा में 52 सांसदों की अगुवाई अधीर रंजन चौधरी ने की थी, उन्हें भी कैबिनेट जैसा अधिकार नहीं था। 18वीं लोकसभा में ऑपोजिशन बहुत मजबूती से उभरा है। 234 सीटें हैं और ये जाहिर है, स्पष्ट हो रहा है कि वो सरकार को आड़े हाथ लेगा ही लेगा। हंगामा तो सदन में बहुत सालों से होता रहा है, पर इस बार हंगामे की संभावनाएं और भी बढ़ गई हैं। हालांकि इस बार कांग्रेस 100 सांसदों के साथ में सदन में पहुंची है, तो साफ है कि कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष का अधिकार हासिल कर चुकी है। सदन के नेता यानी कि पीएम के बराबर ही नेता प्रतिपक्ष को तरजीह मिलती है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाली कमेटी में भी उन्हें शामिल किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। यानी कि कई अहम मुद्दों को लेकर नेता प्रतिपक्ष बेहद अहम शख्सियत होता है। माना जा रहा है कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सदन में संभाल सकते हैं। सदन में राहुल गांधी को नहीं कंट्रोल कर पा रही थी भाजपा, उसमें अब प्रियंका जी होंगी। क्या होगा हाल भारतीय जनता पार्टी का? तो पिछले 10 सालों से एनडीए बेहद मजबूती के साथ जीत दर्ज कर रही है, लोकसभा में हावी रही है। अब इस बार
बदले नतीजों के साथ विपक्ष भी मजबूत स्थिति के साथ लोकसभा में मौजूदगी अपनी दर्ज कराएगा। इस सत्र के दौरान उत्तर प्रदेश बेहद दिलचस्प भूमिका निभाने जा रहा है। उत्तर प्रदेश से यादव परिवार का पंच लोकसभा में दिखाई देगा, तो वहीं चंद्रशेखर जैसे एक नए नेता उभरकर सामने आएंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी लोकसभा सीट से करीब 1.5 लाख वोटों से जीत दर्ज की है। उन्होंने कांग्रेस के अजय राय को हराया है। अब तीसरी बार बीजेपी सरकार की अगुवाई करने के लिए पीएम मोदी सदन के नेता होंगे। लोकतंत्र के एक उत्सव को सफल बनाने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। ये बनारस के लोगों के लिए भी गर्व की बात है। काशी के लोगों ने तो सिर्फ एमपी नहीं बल्कि तीसरी बार पीएम भी चुना है। इसलिए आप लोगों को तो डबल बधाई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल के वायनाड और यूपी के रायबरेली लोकसभा सीट से जीत दर्ज की है। राहुल गांधी ने वायनाड को छोड़कर रायबरेली का प्रतिनिधित्व चुना। रायबरेली गांधी परिवार का गढ़ रही है और राहुल गांधी ने यहीं से सदन में अगुवाई करने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश में न सिर्फ राहुल गांधी ने कांग्रेस को नई संजीवनी दी है, बल्कि 10 साल बाद कांग्रेस ने यूपी में अच्छे प्रदर्शन के आंकड़े देखे हैं। यूपी में कांग्रेस ने 6 सीटें हासिल की हैं। यूपी से बीजेपी के 62 सांसद मौजूद हुआ करते थे, लेकिन अब यह संख्या घटकर 33 पर जा पहुंची है। संजीव बालियान, स्मृति ईरानी, भानु प्रताप वर्मा, अजय मिश्रा टेनी, साध्वी निरंजन ज्योति, कौशल किशोर और मेहनाथ पांडे, ये वो चेहरे हैं जो केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे अभी तक, लेकिन अब लोकसभा के इस बार के सदन से ये नदारद रहेंगे। तो सैफई परिवार के 5 सदस्य एक साथ दिखाई देंगे: अखिलेश यादव, धर्मेंद्र, अक्षय, आदित्य यादव और डिंपल यादव। समाजवादी पार्टी के 37 सांसदों संग मिलकर कांग्रेस के 6 सांसद भी ताल ठोकेंगे संसद में, जो यूपी से ये जीते हुए हैं सांसद कांग्रेस के। बीएसपी नदारद रहेगी, तो नगीना के सांसद और भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर भी तमाम मुद्दों को लेकर गरजते नजर आएंगे। 2024 के चुनाव में शुरुआती नानुकुर के बाद अखिलेश यादव ने कन्नौज से सियासी मैदान में उतरने का फैसला लिया, तो किसी को नहीं पता था कि इस बार समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सियासत में अपने सबसे शानदार प्रदर्शन करने जा रही है। अखिलेश यादव की अगुवाई में न सिर्फ एसपी ने 37 सीटें हासिल की, बल्कि कई सीटों पर चौंकाया और दिग्गजों को मात दी। यादव फैमिली से ही इस बार सदन में 5 सदस्य दिखाई देंगे: अखिलेश यादव, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, अक्षय और आदित्य यादव एसपी से जीतकर सदन में मौजूद रहेंगे। देखिए, सबसे रोचक बात तो यही है कि एक तरफ गांधी परिवार पार्लियामेंट में होगा, 2 सदस्य लोकसभा में, 1 सदस्य राज्यसभा में होंगे, और गांधी परिवार के 2 सदस्यों के मुकाबले अभी प्रियंका चुन के आ जाएंगी वायनाड से, इस बात की पूरी संभावना है, तो राहुल और प्रियंका होंगे। दूसरी तरफ अखिलेश यादव, उनकी पत्नी और उनके चचेरे भाई और सब पूरे 5 लोग इनकी तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से होंगे। चंद्रशेखर आज़ाद जो नगीना से जीते हैं आज़ाद समाज पार्टी से, वो चूँकि नए हैं, उनको अपनी परफॉर्मेंस इसलिए दिखानी है कि उनको अपनी पार्टी का विस्तार भी इसी में नज़र आता है। ऐसे ही कई और महत्वपूर्ण बातें हैं जो उत्तर प्रदेश से इस बार लोकसभा में देखने को मिलेगी। पुराने चेहरे नहीं होंगे। डिंपल यादव मैनपुरी से चुनाव जीतकर एक बार फिर लोकसभा में पहुंची हैं। डिंपल यादव न सिर्फ महिलाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर विपक्ष की आवाज बनेंगी, बल्कि समाजवादी पार्टी जिस ताकतवर अंदाज में सदन में पहुंची है, उसे लेकर डिंपल अखिलेश यादव के साथ अगुवाई करती दिखेंगी। बदायूं से जीतकर लोकसभा पहुंचे आदित्य यादव शिवपाल यादव के बेटे हैं और अखिलेश यादव के भाई लगते हैं। पहली बार सदन का सदस्य बनकर पहुंचना आदित्य यादव के लिए नया अनुभव होगा, लेकिन चुनावी फाइट में जैसे उन्होंने अप्रत्याशित जीत दर्ज की है, उससे साफ है कि वो इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा लेंगे। किशोरी लाल शर्मा 18वीं लोकसभा के चर्चित चेहरों में से एक। अमेठी में बड़ी जीत दर्ज करने वाले किशोरी लाल शर्मा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, तो साथ ही वो बीजेपी सरकार में केंद्रीय मंत्री और कद्दावर नेता स्मृति ईरानी को हराकर संसद पहुंचे हैं।
चंद्रशेखर भी न सिर्फ चर्चित चेहरों में से एक है, बल्कि उन्होंने नगीना में जिस अंदाज में बड़ी जीत दर्ज की है, उससे साफ है कि वो लोकसभा में दलितों के अधिकारों से जुड़े मुद्दे को उसी जोर शोर के साथ उठाएंगे जिस जोश से वो आंदोलन करते आए हैं। चंद्रशेखर सदन में काफी चर्चित नेता साबित हो सकते हैं। इकरा हसन कैराना से जीतकर आई युवा सांसद है। समाजवादी पार्टी से जीत दर्ज करने वाली इकरा हसन महज 27 साल की है और विदेश से पढ़कर आई हैं। साफ है कि वो विकासवादी राजनीति और समाज के मुद्दों को सदन के पटल पर रखने में दिलचस्पी दिखाएंगी। इकरा हसन नए दौर के युवा नेताओं में अहम साबित हो सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देखिए, 18वीं लोकसभा में अलग अलग क्षेत्रों से राजनीति में अपनी शुरुआत करने वाले ये सदस्य नए दौर की सियासत के सूत्रधार बनने जा रहे हैं। फिल्मों से लेकर खेल और राजनीति के कई दिग्गज अब सदन में अपने तेवरों के साथ जनता के मुद्दों को उठाते हुए नजर आएंगे। कौन है ये नए और खास चेहरे, जानिए इस रिपोर्ट में। अठारहवीं लोकसभा में कई नए चेहरे हैं। अलग अलग क्षेत्रों से राजनीति में अपनी शुरुआत करने वाले ये सदस्य नए दौर की सियासत के सूत्रधार बनने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश से कंगना रनौत, तो पश्चिम बंगाल से यूसुफ पठान और क्षेत्रीय राजनीति में पासा पलटने वाले कुछ दिग्गज भी इस सदन का हिस्सा होंगे। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद हर किसी की नजर फैजाबाद लोकसभा सीट पर थी, लेकिन यहां बड़ा फेरबदल करते हुए एसपी के अवधेश प्रसाद ने मजबूत जीत हासिल की। अवधेश प्रसाद न सिर्फ सदन के चर्चित चेहरों में शुमार हैं, बल्कि समाजवादी पार्टी की तरफ से जीत दर्ज करने वाले सबसे दिलचस्प प्रत्याशी भी रहे हैं, जिन्होंने नामुमकिन से लग रहे लक्ष्य को भेदकर सदन में एंट्री ली है। एक खुशहाल राष्ट्र और मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय राहुल जी और देश के तमाम हमारे नेताओं ने गठबंधन करके देश को संकट से बचाने के लिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए और खुशहाल हिंदुस्तान बनाने के लिए इंडिया गठबंधन किया है, जिसका नतीजा अच्छा आया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं।